हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश राजपूत आपका स्वागत करता हूं। और आरपीएससी की ईओ और आरओ बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी जो है आई हुई है। ईओ और आरओ की स्कीम से रिलेटेड करंट अफेयर के मैंने अपने पिछले सेशंस में ज़रूर कुछ वीडियो निकाले थे। और ये जो सेशन हमारा रहेगा ये स्पेसिफिकली ईओ आरओ की जो स्कीम्स है, जो इसके सिलेबस में स्पेसिफिकली स्कीम्स मेंशन की गई है, उन्हीं स्कीम्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई भी सवाल आ जाए तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ई और आर ओ की भाई आज हम करेंगे स्कीम्स। मैं दिनेश राजपुरोहित RS 2018 में सेलेक्टर, राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विसेज में कार्यरत। और इससे पहले मैं SSC CGL में एज ए ऑडिटर काम कर चुका हूं। और इससे पहले मैं IBAC-IO के रूप में भी सेलेक्ट हो चुका हूं, बट यहाँ पे मैंने ज्वाइन नहीं किया था। प्रेजेंटली आई एम सेलेक्टेड इन RS 2018। और अब जो है आर और ईओ का जो है सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि देखो जब हम कोई भी तैयारी करते हैं कैसे भी करते हैं तो पहले सिलेबस देखो, सिलेबस में जो चीज़ें है उसमें मास्टरी। फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अब जो काम करना है वो फिर वो युद्ध स्तर पे, उसको छोटा मोटा नहीं कि भाई ये चीज़ कर ली, थोड़ी सी रह गई, थोड़ी सी कर ली, ऐसा नहीं। एक एक स्कीम करेंगे तो बढ़िया तरीके से डिटेल में करेंगे ताकि क्या है कि तैयारी एकदम हाइपर लेवल की। फिर चाहे कोई भी किसी भी कहीं से भी तैयारी करके आए हो, कोई भी हमसे अपने से कुछ भी पूछ ले, अपना फंडा क्लियर रहना चाहिए। तो ईओ आरओ की जो सिलेबस में, सिलेबस की स्क्रीनशॉट है, सिलेबस का स्क्रीनशॉट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्कीम प्रॉपर स्कीम जो है ईओ और आरओ के पेपर में आएगी। इन 8 स्कीम को हम जो है विस्तार में डिटेल में हम जो है इनकी पढ़ाई करेंगे। एक एक इनकी डेट की लॉन्चिंग डेट देखेंगे, इनके मंत्रालय देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, कुछ और नए चेंजेस जो है वो देखेंगे, करंट अफेयर में कुछ हुआ है तो वो देखेंगे। कुल मिला के इतना कर लेंगे कि इसमें से अगर स्कीम्स में से तो क्वेश्चन आएगा ही, और स्कीम्स में से क्वेश्चन आएगा तो अपना कहीं नहीं जाएगा। एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन शहरी से। स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है हमारा SBM स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, यू मतलब अर्बन इस नाम से है। और ये 2 अक्टूबर 2014 को क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। उद्देश्य, अब इसमें देखिए कुछ जो हिंदी की टाइपिंग है, क्योंकि जब टाइप करते हैं तो इस सह की जगह वो सह उठा लेता है, तो ये सब आप यार अपने लेवल पे ठीक कर लेना, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा इसको बॉदर नहीं कर रहा हूँ। अपना फैक्ट, इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट ये क्लियर रहनी चाहिए। उद्देश्य क्या है, शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है और देश के 4041 सामुदायिक कस्बे जो है उनको ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है वो सुनिश्चित करना है। ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको सुनिश्चित करना है कि ये बहुत एफिशिएंटली और सस्टेनेबल तरीके से हो सके। 100% इसका वैज्ञानिक प्रबंधन करना है, ठीक है भाई साहब। कौन सा मंत्रालय कर रहा है, मंत्रालय यहाँ से नोट कर लो, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का जो मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और स्टेट लेवल पर फिर जो इसके है स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। मिशन के उद्देश्य क्या है, खुले में मल त्याग या खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना है। इसके बाद हाथ से सफाई करने की जो प्रथा है, जो हाथ से मैले उठाने वाली, गटर साफ करने वाली जो प्रैक्टिस है उसको एंड करना है, ठीक है। नगरीय ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट हो, वैज्ञानिक प्रबंधन करना है उसका। साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी 3-4 तरीके हैं, या फिर 3R कर लो उसका, रिसाइकिल, रीयूज़, ऐसे करके इसके 3R है। इस बाद इंसिनरेशन कर लो, उसको ज़मीन के नीचे उसको स्टोर करके उसको डंप कर दो, या अलग से उसको इस तरीके से उसका कंबशन करो कि उससे निकलने वाली गैस को ईंधन के रूप में यूज़ कर लो, वो हम देख लेंगे। स्वच्छता संबंधी आदतों के संबंध में लोगों के व्यवहार में बदलाव। अब ये जो व्यवहार में बदलाव है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिहेवियरल चेंज कहते हैं इसको अंग्रेजी में। व्यवहार में चेंज लाना ये इस योजना का सबसे मुख्य एलिमेंट है, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि इसी से वास्तव में चेंज आएगा। स्वच्छता और जन स्वास्थ्य से इसके संबंध में होने के कारण में इसमें जागरूकता लाना है। शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता संवर्धन करना है इसमें, और पूंजीगत व्यय और परिचालन अनुरक्षण व्यय को भी निजी क्षेत्रीय सहभागिता PPP मॉडल जो है, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के जो पॉपुलर मॉडल्स हो रहे हैं उसके तहत जो है स्वच्छ भारत मिशन को उसमें उसकी गतिविधियों को उनके साथ मिला के आगे रास्ता तैयार करना। मिशन के क्या घटक है,
अस्वच्छ कर शौचालय को जलवाही शौचालयों में बदलने सहित पारिवारिक शौचालय बनाए जाए, उसके बाद सामुदायिक शौचालय बनाया जाए और सार्वजनिक शौचालय, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और बड़े सोसाइटी लेवल पे हर जगह शौचालय की व्यवस्था की कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर जगह शौचालय की व्यवस्था हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और वो भी कैसे, मैंने आपको बार बार बताया कैसे, वैज्ञानिक तरीके से। IECM जन जागरूकता, क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय, ये हम देखेंगे किस तरीके से इसके एलिमेंट और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2019 5 साल तक क्या क्या लक्ष्य प्राप्त करने थे वो पहले सरकार द्वारा रखे गए, जिसमें से 66.42 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण करने थे, 2.52 लाख सामुदायिक और 2.56 लाख सार्वजनिक शौचालय। तीनों कैटेगरी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ये तीनों कैटेगरी के शौचालय ये टारगेट रखे गए थे। इसके साथ ही घर घर जाकर 100% कचरा संग्रहण करना और नगरीय ठोस अपशिष्ट जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नगरीय क्षेत्रों में उसको वैज्ञानिक प्रबंधन करना। तो ये मैंने लक्ष्य रखे थे कि भाई ऐसा ऐसा काम हमने करना है। किस तरीके से कितने लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं वो हम आगे देखेंगे। घर घर जाके कचरा संग्रहण करने वाला जो अचीवमेंट है वो हम लगभग पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं कि वो कचरे साफ करने वाली गाड़ी अब 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, घर घर आके कचरा ले जा रही है। इससे पहले सड़कों पे गलियों में इधर उधर गंदगी फैली रहती, तो उस सबसे क्या है निजात मिल गई है कम से कम अपने को। फिर स्वच्छ भारत मिशन शहरी में राजस्थान के जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। राजस्थान में 2015 में राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति, इसके बाद जिला समीक्षा एवं निगरानी समिति और सिटी लेवल पर निगरानी समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तीनों लेवल पे राजस्थान सरकार में तीनों लेवल पे 3 एजेंसियों का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। 705 करोड़ रुपए का बजट राज्य सरकार को प्रोवाइड किया गया है इस मिशन के अंतर्गत राजस्थान को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे पास फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्वच्छ भारत मिशन की अगर मैं ब्रॉड वे में बात करूं तो इसके 2 घटक हैं। 2 घटक में कौन कौन से हैं? पहला घटक जो है वो है खुले में शौच मुक्त और दूसरा है ठोस कचरा प्रबंधन। अब खुले में जो शौच मुक्त है उसमें इसके घटक के कंपोनेंट के भी सब कंपोनेंट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है घरेलू शौचालय, फिर मैंने जो 3 बताए आपको सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय। घरेलू शौचालय में 4000 भारत सरकार, 4000 राजस्थान सरकार, 4000 जो आपका संबंधित शहरी निकाय है और शेष राशि CSR फंड से अलॉट की जाती है। 4 जो है इसके स्टेक होल्डर है, 4 इसके दानदाता है जिसके तहत राशि मिलती है। सामुदायिक शौचालय में भारत सरकार द्वारा 39,200 प्रति शीट अनुदान प्रोवाइड किया जा रहा है और इतना ही जो अनुदान है इतना ही अनुदान है सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। ये इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो ये सब डेटा जो है ये डेटा अपने को याद रखना है, कितने कैटेगरी के निर्माण कर रहे हैं और कितने हजार के। अच्छा, ठोस कचरा प्रबंधन में क्या करने हैं? इसमें क्या कर रहे हैं? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री राजस्थान सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की, इसके अपशिष्ट, ये अपशिष्ट है, थोड़ा सा हिंदी में आप करेक्शन कर लेना, अपशिष्ट नियम 2016 की पालना इसमें करवा रहे हैं। और ये मेनली कचरों के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से हो उसी के लिए ये रूल्स आए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से डोर से लेके फाइनल इसका डिस्पोजल जहाँ तक होता है वहाँ तक इसकी प्रक्रिया इसमें साइंटिफिक तरीके से बताई गई है। 191 के सभी निकाय में घर से कचरा संग्रहण का जो लक्ष्य है हम पूरा कर चुके हैं। और इसके बाद ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 35% जो फंड आ रहा है भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार का हिस्सा जो भारत सरकार की तरफ से 35% आ रहा है उसका जो है 33% है और शेष राशि जो है नगरीय जो निकाय हैं उनके द्वारा वहन की जा रही है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय में कितना मिल रहा है? 39,000 रुपया मिल रहा है। ठोस कचरा प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो 2016 के नियमों की पालना की जा रही है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें जो है भारत सरकार VGF जिसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये एक प्रकार है क्या, ये PPP मॉडल होता है,
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है, लोक निजी भागीदारी, इस तरीके से ये पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट होता है। इस मॉडल पे है ना ये ठोस कचरा प्रबंधन जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके थ्रू आवश्यक राशि की 35% जो प्रोत्साहन राशि है वो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, और राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो भारत सरकार से जो प्राप्त राशि है उसका 33% है, जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि समस्त 191 नगरीय निकाय जो है वहाँ से कचरा घर घर जाके कचरा संग्रहण का काम समस्त नगरीय निकायों में हमने अचीव कर लिया है। और घर घर कचरा संग्रहण में जो है राज्य की सभी नगरीय निकायों में कुल अभी तक जो है 5339 वार्डों में से 5278 वार्डों में घर घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। शेष वार्डों की कार्यवाही जो है वो अभी इन प्रोसेस है, और अब जो है हम इसको 100% अचीव कर चुके हैं। फिर है हमारे पास इसका अगला, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। फिर है हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में। अब प्रोसेसिंग प्लांट में क्या है कि हर नगरीय निकाय में एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात कही जा रही है, ताकि क्या है कि जो ठोस कचरा निकाल रहा है उसको यहीं प्रोसेस करके यहीं उसका निस्तारण किया जा सके, यहीं उसका निस्तारण कर ले, ताकि क्या है कि उस कचरे से थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी जमा कराया जा सके और कचरे का जो फैलने का जो डर है उसको कम किया जा सके, ताकि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसका भी खतरा टाला जा सके, और एक मैं कहूँ तो मैनेजमेंट, साइंटिफिक सस्टेनेबल मैनेजमेंट तैयार किया जा सके कचरे के लिए। तो इसके लिए जो है 16 नगरीय निकायों में जो है प्लांट चालू किए जा चुके हैं इसके, जिसमें वर्मी कंपोस्ट वाले अलग अलग तरीके से, और अलग अलग जिलों में जैसे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर या अलग अलग जगह में 16 नगरीय निकायों में तो ये जो है जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो चालू है। इसके अलावा ये जो फैक्चुअल डाटा स्टेट का मैं बता देता हूँ, 16 में जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट चालू है और 4 नगरीय निकायों में निर्माणाधीन है। 4 नगरीय निकायों में क्या है, निर्माणाधीन है, और 8 नगरीय निकायों में क्या है, 8 नगरीय निकाय जो है इसमें स्वीकृति जो है, विभाग स्वीकृति मिल चुकी है, और ये अब कभी भी शुरू करवाए जा सकते हैं। और 5 नगरीय निकायों में टेंडर जो है, टेंडर प्रक्रियाधीन है, टेंडर जो है वो प्रक्रियाधीन है। तो ये जो है समस्त नगरीय निकायों की प्रोसेसिंग प्लांट में क्या स्थिति है वो हमने एक डिस्कस कर ली कि भाई ये प्रोसेसिंग प्लांट का जो है काम चल रहा है। अब इसके बाद 3 और इसके मेन घटक है जिस पे ये काम करता है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें सबसे पहला है कि हाथ से मेला ये ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2000 जो 13 है, ये आप ध्यान रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि एसबीएम में इसको मेनली फोकस किया गया है। इसके तहत शहर में जो अवस्थित अस्वस्थकारी शौचालयों को जल प्रवाही शौचालयों में परिवर्तित करना है, और ये जो लोग हैं जो हाथों से मेला ढोने का काम कर रहे हैं, इनको न सिर्फ इनका पुनर्वास करना है, इनको अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट भी, भाई उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी उसको देना है, ताकि उस काम की जगह दूसरा काम करके ये अपना जीवन चला सके। और इस अधिनियम की तरह हाथ से जो मेला ढोने वाले लोग हैं उनको उस काम से निजात देने के लिए बहुत इंटेंसिटी से इस स्वच्छ भारत मिशन में काम किया जा रहा है। दूसरा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट का जो प्रबंधन है उस पे काम करना स्वच्छ भारत मिशन में एक और कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में बात करूं तो 8 शहरों में, ये शहरों का सहयोग कर लेना भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस हिंदी टाइपिंग में ये सहयोग ले लेता है, उसका मैं बॉदर नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपको फैक्चुअल और कंसेप्ट की चीज़ें मेरी एकदम श्योर सेट है, ये आप देख लेना। 8 शहरों में तो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट जो है वो बन चुका है, कॉमन वेस्ट प्लांट है, जिसमें ये 16 जिले कवर हो रहे हैं। ये 8 मतलब जैसे एक शहर में बन गया तो आसपास के 2-3 शहर और कवर हो रहे हैं। 7 शहरों के तो निविदाएं निकाली जा चुकी है, और 5 शहरों में ईसी की कार्रवाई, मतलब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की कार्रवाई, क्योंकि जब भी हम कोई प्लांट शुरू करते हैं तो उससे पहले हम इन्वायरमेंट क्लियरेंस उसका लेना काफ़ी ज़रूरी रहता है। उसके बाद उसका टेंडर की प्रक्रिया करके और फिर निविदाएं डाल के हम उसका कार्य शुरू कर देते हैं। तो ये आज की डेट में जो है ये स्थिति है। इस स्थिति को आप इतना ज़्यादा आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हो सकता है आप पेपर देने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें चेंज हो चुका होगा, तो इस पे क्या है कि जनरली वो क्वेश्चन बना नहीं सकते। फिर हमारा लास्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन। इसमें भी प्लास्टिक वेस्ट के भारत सरकार के 2016 के नियम है, और इन नियमों को
लागू करने के लिए एसबीएम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ मिलकर काम कर रही है। और इसमें प्रावधानों के तहत जो है राज्य में संपूर्ण शहरी क्षेत्र में प्लास्टिक बैग के उपयोग पे, बिक्री पे और उसके मैन्युफैक्चरिंग पे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे रोकथाम करने के उद्देश्य से प्लास्टिक बैग और थैलियों को जब्त करने की कार्रवाई है की जा रही है, अमल में लाई जा रही है। ठीक है जी। और इसमें बायोमेडिकल जो वेस्ट है, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, हो सकता है आपसे पूछ ले, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो हमारे 2016 के बायो वेस्ट ट्रीटमेंट नियम है उसके अंतर्गत संशोधन जो उसका पार्ट निकला है, संशोधित पार्ट, उसके अंदर जो व्यवस्था की गई है बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि जो बायोमेडिकल क्षेत्र है उससे रेडियल दूरी की 75 किलोमीटर रेडियल दूरी में स्थित हेयर केयर यूनिट्स जो है, इसे प्राप्त बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जाता है। मतलब कोई भी हेल्थ केयर यूनिट जो है, वहाँ से जो बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है उसको 75 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको ये बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन मैनेजमेंट इसका करना है। अगर इसमें भी एक क्लॉज है कि अगर 75 किलोमीटर रेडियल दूरी के अंदर 10,000 बेड से कम बेड होते हैं, 10,000 तक तो 10,000 से ज़्यादा है तब तो ठीक है, लेकिन 10,000 बेड से अगर कम बेड है तो जो रेडियल दूरी है वो 150 किलोमीटर तक हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। 150 किलोमीटर में स्थित हेल्थ केयर यूनिट से प्राप्त जो है बायोमेडिकल वेस्ट है उसका निस्तारण 48 घंटों के अंदर अंदर किया जाना है, 48 आवर्स के अंदर अंदर। तो इसकी जो डिटेल्ड पीडीएफ है वो भी मैं इसके डाल दूंगा। और ये जो जितना भी मैंने ये मैटर उठाया है स्वच्छ भारत मिशन का, कहाँ से उठाया है मैंने? ये स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान की जो साइट है उसी में स्कीम का एक कॉलम है, उसी में से मैंने मैटर उठाया है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। और ये नोट्स आप बना लो, ये पीपीटी, और जहाँ से ये मैटर उठाया है उसकी भी पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा। अच्छे से उसको रट लेना है, समझ लेना है। अब है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। अब ये, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकते हैं भाई ये क्या चीज़ है, इसमें क्या हो रहा है। देखिए थोड़ा सा राजस्थान की जो डेमोग्राफी है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि राजस्थान की जो शहरी जनसंख्या है वो 24 पॉइंट कुछ थी, 24.71 ऐसे कुछ, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 75% शहरी आबादी हो चुकी है। और राज्य ने 2014 के स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत अपने शहरी निवासियों के लिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसके साथ साथ 3.5 लाख से ज़्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बना लिए और 31,000 से ज़्यादा सामुदायिक और सार्वजनिक जो शौचालय उनका निर्माण हम कर चुके हैं। ये हमारा अचीवमेंट है SBM 1 का। इसीलिए SBM 2 का जो है कि उसको और इंटीग्रेटेड वे से, जैसे ODF प्लस कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाएगा। फिर शहरी निकाय को ये स्टेटस दिए जाएंगे ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके भाई ये किस तरीके का निकाय है। तो SBM 2.0 है, उसमें हमारा जो बजट आवंटन है वो 1765.80 करोड़ रुपए है। ये आप जरूर इसको रट्टा मार लेना कि SBM 2.0 में कितना है, 1765.80 करोड़ रुपए है। और जो हमारा पहला जो SBMU था स्वच्छ भारत मिशन शहरी, उसमें जो हमें कितना मिला था 705.46 करोड़ रुपए। ये तो अपने को सबसे पहले टाइम में मिले थे। और ये SBM स्वच्छ भारत मिशन शहरी अर्बन 2.0 जो बोलते हैं अपने को, उसमें अपने को 1765 करोड़ रुपए मिले हैं। मतलब जो पहले 705 करोड़ मिले थे उससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा पैसे मिले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, फैक्चुअल है, रट्टे वाली है, रटना है इसको। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को अमृत मिशन 2.0 के साथ साथ शहरी में ये जो अपना है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया। तो 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0, क्योंकि अमृत भी हमारे कोर्स में है, इसकी स्कीम में है, और SBMU 2.0 ये दोनों जो है लॉन्च किए गए। बजट 2021-22 में घोषित जो SBM है उसमें SBMU के पहले चरण की जो है ये निरंतरता है। ये SBM 2 जो है अलग से इसको कोई घोषणा नहीं की गई है। बजट वर्ष 2021-22 में SBM शहरी जो घोषित किया गया था उसको आगे निरंतर चलाने के लिए
नए पैरामीटर थोड़े जोड़े गए और नए बजट प्रावधान ऐड किए गए। अगले 5 वर्षों में कचरा मुक्त शहरों का, ये इसमें एक थीम रखी गई है कि भाई कचरा मुक्त शहर डेवलप करने हैं थ्रू आउट दी कंट्री, पूरे कंट्री में। 1 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था। ये वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ इसकी डेट। सरकार शौचालयों से सुरक्षित प्रवाह, मल कीचड़ से निपटान और सेफ्टेज का उपयोग करने के लिए प्रयास कर रही है। इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक 5 वर्षों तक इसको किया गया। देखिए जो SBM शहरी था वो 2019 तक टारगेट बनाए गए थे उसमें। फिर ये शहरी 2.0 जो है वो 2021 में लॉन्च हुआ। ये भी 5 साल का 2021 से 26 तक और 1.41 लाख करोड़ रुपए का इसका टोटल बजट है। ये सब चीज़ें आप नोट कर लेना, ये पेपर में आपके बड़ी काम आएगी। 1.41 लाख रुपए का बजट है, ये 5 साल है और इस बजट में भी राजस्थान का हिस्सा कितना है 1765.80 करोड़ रुपए। शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त मतलब ODF ओपन डिफेकेशन फ्री बनाने और नगर पालिकाओं के ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को ये SBMU का पहला चरण शुरू हुआ था, जो 2019 तक चला। फिर 2 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ, SBM शहरी मतलब अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया, जो 2021 से क्या 26 तक चलाएंगे, मैंने आपको बता दिया। 3R के सिद्धांत पे इसको चलाया जा रहा है, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3 जो R है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3R के कंसेप्ट पे इसका जो कचरा का ठोस कचरा प्रबंधन है उसके वैज्ञानिक जो प्रोसीजर है, पद्धति है, उसको डेवलप किया जा रहा है। शहरी ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डंप साइट के सुधार पर केंद्रित किया जा रहा है। डंप साइट जो है बहुत ही साइंटिफिक और रैशनल तरीके के साथ साथ सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इसमें डंप साइट की मेकिंग पे, उनकी चिन्हीकरण पे और उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत मैंने आपको फिर बताया था 1.41 लाख करोड़ इसका बजट है और ये हमारा 2.0 है जो इसको लॉन्च कर दिया जा चुका है। इसके तहत क्या है, सभी शहरी और स्थानीय निकाय को ODF प्लस बनाना है और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो भी शहरी निकाय उनको ODF प्लस बनाना है। ODF प्लस सबको बनाना है और ODF प्लस किनको बनाना है, जिनकी 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ताकि शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो ये SBM 2.0 के बारे में, तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको इसलिए डिटेल में बता दी क्योंकि SBM जो है शहरी निकायों द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप EO RO बनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्कीम ही है, क्योंकि रोज़ के रोज़ आपकी हज़ारों में गाड़ियाँ निकलेगी, सैकड़ों हज़ारों में वो गाड़ियाँ कचरा लेके आएगी, उस गाड़ियों का मैनेजमेंट, फिर वो कचरा आएगा तो उस ठोस जो कचरा है उसका पृथक्करण, सेग्रीगेशन आपको उसकी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। सेग्रीगेशन करने के बाद में उसकी डंपिंग, कहाँ पे वो डंप, उसकी साइट का चिन्हीकरण साइंटिफिक तरीके से, डंपिंग के बाद फिर उसका ठोस कचरे का प्रबंधन, भाई उसको डिस्पोज कैसे करना है। तो ये सारा जो नगर पालिका अध्यक्ष है उसका बड़ी खास जिम्मेदारी रहती है इसमें, इसीलिए इसको सिलेबस में खास इंक्लूड किया गया ताकि आप एक बेसिक आइडिया पहले से लेके आओ इसका। अब हमारे पास दीनदयाल दूसरी स्कीम, हमारे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी। अब ये शहरी में यार ये वैसे से कर लेना, मैं क्या बताऊं बार बार आपको। शहरी आजीविका मिशन है, कौन सा मंत्रालय चला रहा है, ये देखो DANULM बोलते हैं इसको, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। आवास एवं शहरी गरीबी उप संबंध मंत्रालय जो है इसको चला रहा है और सेंटर और स्टेट का कितना इसमें पार्ट है, 40, 60 और 40 का, 60 और 40 के रेशियो से ये काम कर रहे हैं। पहले 75-25 था, अब 60-40 है। 2014-15 में जो है सभी जिलों में लागू कर दिया गया था और 2016-17 से राजस्थान के सभी निकायों में इसको लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जो है BPL कैटेगरी के लोग हैं उसी को इसमें लाभ देने का प्रावधान किया, लेकिन राज्य सरकार को भी कुछ पावर्स दी ताकि वो अगर बेनिफिशियरी ऐड करना चाहे तो कर सकती है। तो राज्य सरकार ने स्टेट BPL अंत्योदय परिवार और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले परिवारों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए। तो ये अपने पावर्स को स्टेट ने यहाँ पे यूज़ करके इसकी बेनिफिशियरी क्लास जो है उसको
बढ़ाने का काम किया। एनयूएलएम जो है इसके मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो इसके 4 घटक हैं, ठीक है। इसके 4 घटक हैं, आई एम सॉरी, इसके 4 घटक नहीं है, इसके टोटल जो घटक है वो 7 घटक है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था मेरे। 7 घटक है और 7 घटक में ये 7 घटक, तो अब आप खुद नोट्स बनाओ तो यार इन घटक के एकदम 7 की लाइनें बना लेना भाई, एनयूएलएम के घटक, और यूं 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 7 लिख लेना। जैसे पहला ये हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग। फिर इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं, यहाँ पे थोड़े शॉर्ट नोट्स आप ऐसे साथ साथ बना लेना, पेपर में वही काम आएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग में क्या काम कर रहे हैं, राज्य स्तर पर क्या हो रहा है, नगरीय निकाय जो है उसके आवासन एवं स्वायत्त शासन, ये शासन और ये थोड़ी सी टाइपिंग इसमें मिस्टेक, आप इसको सही कर लेना। ये जो मंत्री है इनके अधीन शासकीय परिषद का निर्माण किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जो इस डिपार्टमेंट के रहेंगे उनके अधीन कार्यकारी समिति, और जिला लेवल पे जिला कलेक्टर के अधीन जो है जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, मतलब स्टेट लेवल पे और जिला लेवल पे, दोनों लेवल पे। और फिर जो है मंत्रालय लेवल, तीनों लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए 3 टायर बॉडी जो है इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए बनाई गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग अच्छे से दी जा सके। स्टेट मिशन डायरेक्टर के अधीन जो है स्टेट अर्बन लिवलीहुड मिशन चलाया जा रहा है। इसी तरीके से राज्य स्तर पर जो है स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट SBMU बोलते हैं, जिसमें 6 तकनीकी विशेषज्ञ रहेंगे। इसका गठन किया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट DMMU इसका गठन किया गया है, जिसके अंदर 3-4 तकनीकी विशेषज्ञ रहेंगे। नगरीय निकाय स्तर पर प्रति 3000 BPL परिवार पर एक सामुदायिक संगठन की सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो है ये स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट किस लिए बनाई जा रही है, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का जो कार्य है वो बहुत ही इफेक्टिविटी के साथ साथ क्या उसकी मॉनिटरिंग टाइम से। अब मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाई आपने कमेटी बना दी, वो कमेटी कुछ नहीं कर रही है, ना कुछ मीटिंग रख रही है, तो उसके नीचे वाले कुछ नहीं करेंगे। हर 7 दिन में वो मॉनिटरिंग करेंगे, रिपोर्ट लेगी, तो है ना कुछ नीचे वालों को करके लाना पड़ेगा, और उस इफेक्टिविटी जो है उसका जो एफिशिएंसी है वो रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए मॉनिटरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें दिया गया है। दूसरा है सामाजिक लामबंदी और संस्थागत विकास, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसका गठन किया जाएगा प्रत्येक ग्राम स्तर पर, ताकि वहाँ पे आजीविका का विकास हो सके, वहाँ पे रोजगार बढ़ सके, वहाँ पे विमेन एम्प्लॉयमेंट हो सके, और वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, वित्तीय समावेशन की जो भावना है, वित्तीय समावेशन का जो कंसेप्ट है वो धरातल पर उतर सके। प्रत्येक शहरी गरीब परिवार का न्यूनतम एक सदस्य इसमें होना चाहिए। एरिया लेवल फेडरेशन, AFL बोलते हैं इसको, ALF एरिया लेवल फेडरेशन, ये 10-20 जो SHG समूह है इनको मिलकर एरिया लेवल फेडरेशन बनेगा। और फिर 5-6 एरिया लेवल फेडरेशन जब बनेंगे तो सिटी लेवल फेडरेशन बनेंगे। तो ये क्या है कि छोटे से बड़े का फेडरेशन, उससे बड़े का फेडरेशन, ये समूह में जो काम करने की जो एक कला है उससे इसको जोड़ना चाह रहे हैं, ताकि एक लिवलीहुड का विकास अच्छे तरीके से है जो किया जा सके। इसके अलावा क्या किया जाएगा भाई, इसके अलावा जो SHGs है, SHGs का रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। रिवॉल्विंग फंड से क्या होगा, SHG द्वारा मिनिमम 3 माह तक कार्य करने के बाद में उसके सहयोग के लिए 10,000 रुपये प्रति SHG, 10,000 रुपये प्रति SHG का रिवॉल्विंग फंड जो है संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। ये 10,000 रुपये संबंधित जो नगर निकाय है वो पैसा देगा, और रिवॉल्विंग फंड जो है वो क्रिएट किया जाएगा, ताकि वहाँ के जो रिवॉल्विंग फंड से जो लोग हैं अच्छी तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए फाइनेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो इसी तरीके से जो रजिस्टर्ड प्रत्येक ALF है, मतलब एरिया लेवल फेडरेशन की जो मैंने बात की थी, उनको 50,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड दिया। ये ALF जो है इनको किया जाएगा 50,000 रुपये प्रति को। तो प्रति SHG है उसको तो कितना 10,000 देंगे, और ALF है उसको कितना देंगे 50,000 रुपये, क्या रिवॉल्विंग फंड के तौर पर उसको दिया जाएगा, ताकि वो अपना विकास कर सके, अपने पैम जमा सके, रॉ मटेरियल ला सके, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना सके, ये सब कर सके वो। फिर वित्तीय समावेशन की अवधारणा को नीचे उतारना है, छोटी छोटी यूनिट्स को
हर यूनिट, चाहे वो 1-2 लोगों का एसएचजी हो चाहे 100 लोगों का हो, सबको पैसा स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा मिल सके और वित्तीय समावेशन की साइकिल में वो आ सके। एनयूएलएम का उद्देश्य है वो भी है कि सभी शहरी जो बीपीएल परिवार का बैंकिंग सेवाएं जो है इनके अतिरिक्त अन्य वित्तीय मामलों में समावेश करना भी है। इसीलिए जो है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स का आयोजन इसमें किया जाता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स। जो वित्तीय लिटरेसी है उसको जागरूकता के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। फिर शहरी आजीविका केंद्र, जिसको CLC बोलते हैं, सिटी लिवलीहुड सेंटर्स, इसको बोलते हैं CLC, सिटी लिवलीहुड सेंटर। ये प्रत्येक 3 लाख पर 1 और 3 से 5 लाख पर 2, 5 से 10 लाख पर 3 CLC और 10 लाख से ऊपर जो है 3 से ज़्यादा और मैक्सिमम 8 बना सकते हैं। तो ये सिटी लिवलीहुड सेंटर्स है, ये बनाए जाएंगे। और कितने लाख पे कितने बनाए जाएंगे ये एग्जैक्ट आप याद करके रखना कि ये 3 लाख पर 1 बनाया जा सकता है, 3 से 5 तक 2 बनाए जा सकते हैं, 5 से 10 तक 3 बनाएंगे और 10 लाख से ऊपर अगर जनसंख्या है तो 3 से ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 8 कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं करेंगे। ये CLC बनाएंगे ताकि एक जो है क्लस्टर बेस्ड, एक ग्रुप बेस्ड जो है इनका डेवलपमेंट हो सके। फिर क्या होगा, ये जो CLC बन गया उनको 3 किस्तों में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है मिलेगी। ये 10 लाख की, हर CLC को 10 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी 3 इंस्टॉलमेंट पे, 3 किस्तों पे। इसलिए CLC बनाया जा रहा है। क्यों मिलेगी? ताकि क्या कि अपने आधारभूत ढांचा उसका निर्माण कर सके, रिनोवेशन कर सके और चालू वित्तीय वर्ष के अगर अपने लक्ष्य आवंटित किए जा चुके, लक्ष्य इनके अगर आवंटित मतलब खुद लक्ष्य जो प्रिपेयर किए उनको अचीव कर सके। तो इस तरीके से सामाजिक लामबंदी और संस्थागत विकास इसमें हो रहा है। तीसरा है कौशल प्रशिक्षण है प्लेसमेंट द्वारा, ये रोजगार है। इसमें क्या होगा, प्रशिक्षण हेतु कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। इसमें कोई भी गांव का निवासी है वो इसमें अपना स्किल ट्रेनिंग ले सकता है, वोकेशन ट्रेनिंग ले सकता है। फिर इस भुगतान का एक जो अंश है वो आर्थिक जो लाभार्थी के स्वरोजगार की गुणवत्ता के 12 महीने देखने से जोड़ा जाएगा भाई कि 12 महीने तक उसकी काम की एफिशिएंसी क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। और फिर क्या होगा कि जो प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है, इसमें क्या होगा कि 2015-16 तक तो क्या होता था कि 15,000 रुपये व्यय करने का प्रावधान इसमें था कि भाई 15,000 रुपये जो भी ट्रेनिंग ले रहा है उस पर व्यय करेंगे। फिर इसको चेंज कर दिया। अब भारत सरकार क्या करती है कि प्रशिक्षण अवधि के अनुसार प्रति घंटा निर्धारित करती है इसकी। देखो अब जो इसके प्रशिक्षण ले रहा है, प्रशिक्षण अवधि के हिसाब से पर आवर भाई आप कितना प्रशिक्षण लोगे फिर उसमें प्रति घंटा आपको कितना पैसा मिलेगा, उस हिसाब से इसका जो व्यय है वो भारत सरकार ने डिसाइड कर रखा है, जो हर जगह वेरी करता है। इसके बाद इसमें इसके और क्या घटक है भाई, इसमें प्रशिक्षण लेने वालों जो है उनमें न्यूनतम 70% का उद्यम स्थापित करवाना अनिवार्य है। भाई 100 लोगों को जैसे आपने ट्रेनिंग दे दी तो 100 में से 70 को काम धंधा करवा के देना आपकी जिम्मेदारी है। NULM जो प्रोग्राम है उसकी जिम्मेदारी है। और राजस्थान में इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? RSLDC, मतलब जो RSCIT अपने कोर्स देखते हैं वो भी इसके थ्रू करवाया जा रहा है। और आई एम सॉरी ये वाला इसके थ्रू नहीं है, ये अलग से इंस्टीट्यूट के द्वारा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो सकता है इसके द्वारा भी हो, पर RSCIT का भी यहाँ मेंशन नहीं है। RSLDC राजस्थान स्टेट लिवलीहुड स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो इसका क्रियान्वयन इस अपने NULM का जो ये 3rd पैरामीटर है उसका इम्प्लीमेंटेशन RSLDC द्वारा किया जा रहा है। फिर चौथा है स्वरोजगार प्रोग्राम योजना, जिसमें व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जा रहा है, समूह उद्यम स्थापित करने के लिए अलग दिया जाएगा, उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और SHGs को ब्याज अनुदान देना और उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना। ये सारी जो कहने का मतलब है कि खुद का काम करने के लिए पैसा अगर जो दिया जा रहा है वो इसमें दिया जा रहा है। और इसमें कैसे कैसे दिया जाएगा, व्यक्तिगत उद्यम अगर आपको स्थापित करना है, अधिकतम परियोजना लागत आपकी 2 लाख रुपए होनी चाहिए यहाँ पे, और इस पे ऋण पर 7% से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में अगर आप लेंगे तो NULM से उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात अभ्यर्थी को 7% ब्याज जो है उपलब्ध कराया जाता है। इसमें देखिए 2 चीज़ें, 2 लाख तक आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और 7% तक आपको जो है इंटरेस्ट सब्सिडी है वो 7% इसमें मिल जाएगी।
अब अगर समूह द्वारा अगर मैं बात करूँगा समूह द्वारा, तो क्या होगा कि ये समूह जो है इसमें मिनिमम आपके कितने मेंबर होने चाहिए, 5 मेंबर होने चाहिए। ये सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें आप इसको नोट कर लेना, 5 इसमें मेंबर होने चाहिए जो समूह आप काम करने जा रहे हैं। और जो परियोजना लागत है वो कितनी होनी चाहिए, 10 लाख तक आपकी परियोजना, जैसे यहाँ 2 लाख थी, यहाँ 10 लाख तक आपकी परियोजना लागत हो सकती है। और इसमें आपको कितनी छूट मिलेगी, 7% की छूट इसमें भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से उद्यम विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो स्टेट लेवल पे चलाए जा रहे हैं, जिसमें इसको बोलते हैं ईडीपी ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग ऐसे करके रहता है, ईडीपी एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग ऐसे करके ईडीपी नाम से ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग करने के बाद ही आपको जो है अपने जो कि लोन की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, तो ईडीपी ट्रेनिंग आपको करना जरूरी है। और जो आरसेटी संस्था है, आरसेटी जो संस्था है वो यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम राजस्थान में करवाती है। तो ये सब हो गया अपना चौथा फैक्टर। फिर ये जो 3 फैक्टर और है इस योजना में, जिसमें शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को संबल करना है, शहरी बेघर को आवास योजना जिसमें 24/7 जो है रहने की व्यवस्था करवानी हो, प्रति 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक आश्रय स्थल जो न्यूनतम 100 व्यक्तियों को संचालित हो सके, तो प्रति 1 लाख की आबादी पर ये रेन बसेरा टाइप डेवलप करवानी है। उसके बाद नवाचार और स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है पीपीपी, इस मॉडल को अपनाने की बात की जा रही है। अब इनमें भी जो है, इनमें भी इनकी हल्की हल्की सी डिटेल्स है, मैं यहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगा, आप उनको पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि वो पीडीएफ ही आपके काम आएगी। और डिटेल में अगर आप पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो ये एनयूएलएम हो गई हमारी, एसबीएम, 2 भारत सरकार की मेन योजनाएं जो ईओआरओ नगर पालिका द्वारा सीधी संचालित की जा रही, वो हमने देख ली। फिर हमारी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना तीसरी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की थी 2021-22 में, जिसमें बोल रहा था कि भाई ऐसी योजना लेके आएंगे। ऐसी योजना लेके आने के कारण क्या है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। कोविड 2019 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरत के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना है। क्या करवाएंगे, असंगठित क्षेत्र, ये ध्यान रखना, असंगठित क्षेत्र के जो युवा है और बेरोजगार है उनको 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। और कितने, 5 लाख बेरोजगारों को टारगेट किया गया है। 50,000 रुपये, जैसे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर नहीं होते हैं जो मान लो कि सब्जी का ठेला लगा रहा है, छोटी सी कपड़े की दुकान कर रखी है, इस तरीके के स्ट्रीट वेंडर, उनको 50,000 रुपये बिना ऋण के प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि अपना काम धंधा जो है सेटल कर ले, उसको एक्सपेंड कर सके। पात्रता क्या, राजस्थान का निवासी हो, व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम हो और पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो, 18 से 40 साल की वर्किंग एज का हो। राज्य के वह सभी व्यापारी जिनको शहरी नगरीय निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जो है प्रोवाइड किया जाता है, ये सब जो है इसमें एलिजिबल होंगे। शहरी बेरोजगार युवा, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत होगा वो शहरी बेरोजगार युवा जिन्हें बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे पहले पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसमें होगा क्या, सर्वे किया जाएगा। सर्वे में जो चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स है उनको विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान प्रमाण पत्र धारी स्ट्रीट वेंडर उनको दिया जाएगा, और जो ये दोनों प्रमाण पत्र इनमें से कोई भी एक ले लेंगे वो स्ट्रीट वेंडर्स इसमें अप्लाई कर पाते हैं। असंगठित सेवा क्षेत्र के जो कामगार है, जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती मोची, इस तरीके के जो छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिनकी आयु सीमा 18 से 40 साल है, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। ये ध्यान रखना, जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित किया जाता है। और अन्य व्यवसायों में जो कार्यरत लोग हैं, जो भी लिस्ट, ये जो लिस्ट है इसको और बढ़ानी है, ऐड करनी है, वो जिला कलेक्टर द्वारा जिला लेवल पर मॉनिटर किया जाता है। इस योजना का नोडल अधिकारी कौन है, जिला अधिकारी या फिर कलेक्टर साहब होते हैं। ये नोट करके रख लेना, सारी चीज़ें, इनसे बाहर नहीं आएगा कुछ, मैक्सिमम चीज़ जो है वो यही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाना ऋण जो है वो पूरी तरह क्या होगा, ब्याज मुक्त होगा। और राज्य सरकार के द्वारा इस ऋण को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई मोरेटोरियम गारंटी देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोलेट्रल देने की, गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। इस राज्य सरकार के द्वारा इस ऋण को मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
और 12 महीने की अवधि के दौरान करना होगा। जो आपने 50,000 रुपये लिए हैं, बस वो 50,000 के 50,000 लौटाने हैं 12 महीने के अंदर, ब्याज कुछ भी नहीं लगेगा। अपने डेबिट और जो आवेदक है डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण की निकासी और भुगतान कर सकता है। ऋण की राशि का पुनर्भुगतान चौथे से 12 महीना तक 12 समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। चौथे से 15वें महीने तक किया जाएगा। ब्याज नहीं लेंगे, 12 महीनों में पूरा पैसा जमा करा देना। सिंपल सा सॉर्टेड है। समय सीमा क्या है? एक महीने में एक साल में 12 समान किस्तों में बता दिया आपको मैंने। मोरेटोरियम की अवधि 3 माह रखी गई है और वापस 12 महीनों में इसको देना है। और एक नए ऋण स्वीकृत जो है 31 मार्च 2022 तक किए जा सकेंगे। ये कर चुके हैं अभी तक, और राज्य शहरी क्षेत्र में आ रहे नागरिकों के लिए ये लागू है। तो बड़ी सॉर्टेड स्कीम है और राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम्स में भी इंक्लूड किया गया है। और बेसिक इसका डेटा जो है जिला अधिकारी है, कैसे कैसे कौन कौन इसके आवेदक हैं, किस बेनिफिशियरी क्लास के लिए किया गया और 50,000 रुपये का इसमें दिया जा रहा है। मोटा मोटी जो इन्फॉर्मेशन इस स्कीम की यही है। फिर है हमारी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। शहरी क्षेत्र के ज़रूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त जो ऋण है वही वाला जो अपने भी पढ़ रहे हैं वही है ये, कि जो ऋण है उसकी सुविधा दी जाएगी। जो मैं आपको बता चुका हूँ, अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के कामगार जो है जिनकी 18 से 40 वर्ष तक की उम्र है, मैं सब बता चुका हूँ इसमें पात्र होंगे। और ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह की प्रक्रिया शुल्क भी नहीं लगेगा। इसके साथ ही शहरी पथ विक्रेता है, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार है, पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा है, ये सब मैं कैटेगरी आपको बता चुका हूँ। 5 लाख लोगों को टारगेट किया जाएगा इसमें। 12 समान किस्तों में जो है आपको पैसा वापस लौटाना है। ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा, बिल्कुल होगा। ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। तो ये जो मैंने आपको जो पढ़ाया है इस पोस्टर को अगर आप डिटेल स्टडी कर लोगे ना, इस पोस्टर की डिटेल स्टडी कर लोगे ना, तो आपको और कहीं नहीं कुछ नहीं पढ़ना। इस पोस्टर से बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। इस पोस्टर में सब कुछ है। तो ये सब पोस्टर है, इसको थोड़ा सा आंखें एकदम खोल के, आंख नाक कान खोल के देखा करो, एक एक चीज इसकी नोट किया करो। अगली स्कीम है हमारी इंदिरा रसोई योजना। बहुत शानदार, बहुत उम्दा स्कीम और राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम में इंक्लूडेड। क्या है इसमें? कोई भूखा ना सोए इस तर्ज पे स्कीम लॉन्च की गई है 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 ये डेट भाई याद रख लेना। स्कीम की डेट पे 1-2 सवाल फिक्स है, आने हैं। सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या हो गया? सभी नगरीय निकाय इंक्लूड कर लिए, तारीख दे दी, कोई भूखा न सोए थीम दे दी। इस योजना का नाम देश की महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, कोई खास इसमें नहीं है। योजना की विशेषता है, अब जो स्क्रीनशॉट है ना जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट है। कहाँ का स्क्रीनशॉट है? ये इंदिरा गांधी रसोई योजना की जो साइट है उसका स्क्रीनशॉट है। तो ये टोटली, मैं कहूँ टोटली ऑथेंटिकेटेड एकदम प्रमाणीकृत जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो एकदम नोट करते हुए सोचना, शंका मत करना इस पे, या इसको प्रिंट आउट निकाल के रट लेना, आएगा इसी में से। 8 रुपए में जो है भोजन दिया जाएगा। सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठने की व्यवस्था होगी, ये ध्यान रखना। पहले वो एक रसोई योजना चली थी यार, क्या अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल गाड़ी लेती थी। अब यहाँ पे तो पूरा भवन होता है, यहाँ पे पूरी बैठने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा 70 रुपये जो प्रति थाली अनुदान दिया जाएगा। मतलब थाली कितने की होगी? 25 रुपये की। उसमें से 8 रुपये अपने को देने हैं, राज्य सरकार 70 रुपये अपने आप दे देगी। 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान 1 वर्ष में किया गया है। ये सब फैक्चुअल डेटा याद रख लेना। प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति और प्रति वर्ष इतने करोड़ को लाभान्वित का लक्ष्य रखा गया है। ये तो कोई इशू नहीं है इसमें, इसको नहीं याद रखो तो चलेगा। भोजन मेन्यू में क्या है? प्रति थाली 100 ग्राम दाल होनी चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे ओवर शेडो हो गया है जो फेयर के स्टिकर का। 250 ग्राम चपाती, अचार, ये सब सम्मिलित है। तो ये सब क्वेश्चंस में पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ही रहती है। इसके अलावा रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग, SMS गेटवे से लाभार्थी जो है उसको सूचना एंड फीडबैक की सुविधा है।
इसका प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए की आधारभूत और 3 लाख रुपए की प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय प्रावधान किया गया। भाई हर रसोई की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और वर्किंग जो उसकी है वो अच्छे से चलती रहे, तो 5 लाख रुपए तो उसकी एक मुश्त दिए जाएंगे और 3 लाख रुपए उसकी जो आवर्ती व्यय है उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए प्रोवाइड। ये ऐसे प्रोविजंस आप याद रखना। राज्य जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण और गुणवत्ता जांच की जाएगी, टाइम टू टाइम खाना देखा जाएगा और जो कलेक्टर साहब है, एसडीएम साहब है, टाइम टू टाइम विजिट करके वहाँ खाना खाते भी हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करते हैं इसकी। कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोइयाँ पर आवश्यक प्रावधान किया गया है। दोपहर का भोजन यहाँ से यहाँ, ये टाइमिंग वाइमिंग कोई अपने ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं। अपने को जो इन्फॉर्मेशन अपनी ज़रूरी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, 25 रुपये वाली और ये डेट वाली, इसकी थीम लाइन वाली और एक मुश्त राशि वाली, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, राज्य या फिर जिला स्तर पर प्रबंधन हुआ मॉनिटरिंग समिति का गठन है। स्थानीय संख्याओं में चयन में प्राथमिकता दी गई है और योजनाओं की स्थायी एजेंडा के माध्यम से नियमित समीक्षा की जा रही है। ये थोड़ी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है इसकी कि इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का, यार चल के ये छूट ना जाए, हर योजना की तरह चल के एकदम अच्छी से चले, इसलिए इसको प्रशासनिक 3 स्तर पर व्यवस्था की गई है। किस तरीके से, नगर निगम परिषद और नगर पालिका, ठीक है। और यहाँ पे भाई 300 थाली दोपहर, 300 थाली रात में देनी है, क्योंकि ये बड़े एरिया होते हैं। यहाँ पे 150 इस तरीके से लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। एक बहुत रैशनल तरीका अपनाया गया क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ऑब्वियसली। रसोइयों की संख्या नगर निगम में इतनी, ये सब आप याद मत रखो, क्योंकि ये क्या, ये चेंज होती रहती है। अब हो सकता है आज की डेट में कुछ और हो, आप पेपर दे के जाओ तब कुछ और हो, तो ये जरूरी नहीं है अपने को याद रहे। यहाँ पे वापस वही इंदिरा, राजस्थान सरकार इंदिरा रसोई योजना, मैंने आपको जो बताया इसी साइट से मैंने ये मैटर उठाया है और एकदम ऑथेंटिकेटेड मैटर है, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ। डेट, थीम, कितने में हो गया और क्या क्या इसकी विशेषताएं मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम है। योजना में आपकी सहभागिता, किस तरीके से आप सहभागी हो सकते हैं, इस तरीके से आप सहभागी हो सकते हैं कि औद्योगिक और व्यापारिक संस्था द्वारा CSR फंड में सहयोग कर सकते हैं। ये संस्था एक या एक से अधिक इंदिरा रसोई के संपूर्ण संचालन का जन सहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व ले सकते हैं। मतलब आप अगर आपकी वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, कुछ ऐसा है, तो ये वहाँ पे आप जलेबी बिटवा दो, केक बिटवा दो, ठीक है, आइसक्रीम की व्यवस्था कर दो। मतलब यहाँ पे जो जन भागिता है, जन सहभागिता है, उसको भी सुनिश्चित किया जाता है कि ओपन है, आप आओ, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए ओपन है, आप बिल्कुल इसमें कर सकते हो। संचालन जो है मैंने आपको बताया, प्रतिदिन जो है संचालन की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जा रही है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, हर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग कमेटियाँ बिठाई गई है और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है हमारे, चाहे SDM हो, कलेक्टर साहब हो, संभागीय आयुक्त तो टाइम टू टाइम इनका फिक्स है कि भाई 15 दिन में, 20 दिन में एक बार ही तो जाके निरीक्षण करना है और खाना वहाँ पे खाना है। तो धरातल पे भी ये जो है बहुत शानदार तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसके बाद है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, बहुत ही शानदार योजना, सितंबर में अभी इस लास्ट मंथ में शुरू हुई है। और ये क्या है, इसको मैं बोल दूँ तो शहरों की मनरेगा है, ये शहरों की मनरेगा या नरेगा। जैसे नरेगा गांव ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देती है, उसी तरीके से शहरी क्षेत्र में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना 100 दिन का देगी रोजगार और 800 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष तो रखा गया है। तो ये सब चीज़ें आप देखते ही नोट कर लिया करो, ये सीधा क्वेश्चंस में आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट है जिस दिन इसको लॉन्च किया गया था, कोरोना के दौरान जब रोजगार का संकट बढ़ा तो यही योजना वरदान साबित हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ नरेगा की बात हो रही है, नरेगा को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला बजट में लिया गया। समारोह में योजना संबंधित बुकलेट का विमोचन किया और 5 महिलाओं को जॉब कार्ड वितरित किए गए। ये जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी का शुभारंभ हुआ था, तो उस दिन का ये ट्वीट है। कब हुआ था ये शुभारंभ? 9 सितंबर 2022 को। बहुत ही लेटेस्ट स्कीम है और अब तो फ्लैगशिप स्कीम में इंक्लूडेड है, तो बहुत लेटेस्ट स्कीम है, बहुत शानदार स्कीम है। और क्योंकि नरेगा के बेस पे लाई गई है, तो आप नरेगा की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं हमारी कंट्री में क्या है। उद्देश्य क्या है? राज्य के शहरी क्षेत्रों के जो परिवार है, शहरी क्षेत्रों के ध्यान रखिए, वहाँ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवार जो है उनको आर्थिक संबल प्रोवाइड करना है, उनको रोजगार देना है, उनको काम देना है, रोजगार सुनिश्चित करना है।
100 दिन का जो रोजगार है वो एक एज ए अधिकार शहरी क्षेत्र का नागरिक मांगेगा नगर पालिकाओं से। रोजगार उन्हें पर्यावरण संरक्षण से जल संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, इस तरीके से स्वच्छता के जो कार्य है, सड़क निर्माण के, वाटर हार्वेस्टिंग जो कार्य है, अतिक्रमण हटाने वाले जो कार्य है, उन कार्यों में इन कार्यों का समावेशन किया जाएगा और इस तरीके से कार्य इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। राजस्थान के नगर निकाय जो भी नागरिक इस योजना के माध्यम से 100 दिन का रोजगार प्राप्त करना चाहते हुए नगर निकायों से जाके इसको अपना आवेदन दे सकते हैं या किसी ई मित्र से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। 800 करोड़ रुपए का प्रावधान, मैंने आपको फिर बताया 800 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। नगर निकाय जो है, नगर निकाय ये इसके नोडल एजेंसी या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी और जॉब कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार, अभी कितना है 100 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाना है और जन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होंगे, ये भी आप ध्यान रखिए। शहरी रोजगार गारंटी की कुछ और विशेषताएं हैं वो भी बता देता हूं। शहरी नागरिक क्षेत्रों के निवास क्षेत्र के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराना है, भाई ज़्यादा दूर नहीं फेंकना है, अगर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन है तो आसपास ही देना है। बेरोजगार नागरिक जो है रोजगार प्रदान करने में कारगर साबित होगी योजना, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा साबित हुई है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश में नागरिकों के जीवन स्तर में जो लिवलीहुड है उसको संबंध मिलेगा। जैसे NULM है, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, तो उसको जो टारगेट NULM अचीव करना चाह रहा है उसको अचीव करने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है ये स्कीम। बजट घोषणा के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा जो ग्रामीण वाली मनरेगा है उसमें 100 दिन का जो गारंटी थी उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिए गए हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 25 दिन जो एक्स्ट्रा है उसका जो रोजगार का व्यय है राज्य सरकार द्वारा उसको वहन किया जाएगा। जिसके लिए, और ये जो 25 दिन एक्स्ट्रा वहन करें उसके लिए 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च जो है राज्य सरकार ने वहन करने का निर्णय लिया है। ये लेटेस्ट कुछ ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा की जो चेंजेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा के उपाय को सुनिश्चित करेगी योजना। 100 दिन का रोजगार इसमें देंगे और मनरेगा को 1921, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 1991 में प्रस्तावित किया गया था और 2006 में संसद में से स्वीकार कर लिया गया और देश के प्रत्येक जिले में, देखिए कितनी शानदार बात है कि देश के प्रत्येक जिले में स्कीम है जो इम्प्लीमेंट की गई। आप सोच के देखिए इस स्कीम की कितनी इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री में। और इस स्कीम को तो केस स्टडी मान के, वेलफेयर स्टेट के नाम पे जो कंट्रीज काम कर रही है वो केस स्टडी मान के स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में, USA में इसको केस स्टडी के तौर पे रख के इस पर स्टडी की जा रही है। इतनी शानदार स्कीम है ये। इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट स्कीम जो हमारी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। शेयर कर देना भाई। 25 जून 2015 को शुरुआत हो गई। लगभग 1.12 करोड़ के घरों की वैध मांग के खिलाफ घर उपलब्ध करवाने हैं। राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है और केंद्रीय नोडल एजेंसियां के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या शहरी जो है उसके निर्देशों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनके लिए घर का आकार कितना रह गया, 30 वर्ग मीटर। 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कितने वर्ग मीटर तक इसकी सीमा रखी गई। आगे मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, उसमें इसको आप अच्छे से रीड भी कर लेना। कॉर्पोरेट एरिया, हालांकि राज्यों में और यूटीज के पास मंत्रालय के परामर्श और अनुमोदन से घरों के आकार को बढ़ाने का लचीलापन जरूर है। ये जो सीमा है वो एक मैं कहूँ तो मॉडल के रूप में तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जरूर दिया है, पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकती है। फिर शुरुआत तो जैसे मैंने आपको बता दी 25 जून 2015 को मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है और इसके तहत झुग्गी झोंपड़ी वासियों के साथ EWS MIG श्रेणियों के लिए आवास कमी को पूरा करने के लिए 2022 तक सभी शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध करवाना है। सभी शहरी परिवारों को क्या करना है, पक्के घर जो है उपलब्ध करवाना है। सर्वेक्षण के आधार पे पहले तो ये पता किया जाएगा कि नीडी कौन है, किनको देना है, फिर उसके हिसाब पे इसको दिया जाएगा। अब क्या है,
नोडल एजेंसियां कौन है? राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां, शहरी जो स्थानीय निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, केंद्रीय नोडल एजेंसी, हालांकि इसमें नाम नहीं दिया है, सीधा केंद्रीय नोडल एजेंसी है। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोडल एजेंसी है और एकदम जो लोकल बॉडी है वहाँ के लेवल पे भी मॉनिटरिंग एजेंसी है और स्टेट लेवल पर भी है नोडल एजेंसी है। मतलब प्रत्येक स्तर पे नोडल एजेंसी है। तो क्यों है? क्योंकि क्रियान्वयन जो है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो क्या हो? इम्प्लीमेंटेशन क्या हो? इफेक्टिव हो, इसलिए इसको रखा गया। क्षेत्र सम्मिलित कौन से है? संपूर्ण नगरीय क्षेत्र, जिसमें वैधानिक नगर, अनुसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, ये सारे क्षेत्र जो है विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी प्राधिकरण जिसे नगरीय नियोजन के कार्य सौंपे गए हैं। मतलब जो नगरीय क्षेत्र है उनके अंदर अगर ये क्षेत्र भी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्षेत्र चिन्हित किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, तो वो सारे क्षेत्र जिनमें नगर नियोजन का कार्य जो लोग करते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। इसके तहत घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाओं को हमें लेके चलना है, डेवलप करना है। मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को जैसे अपने जन आधार कार्ड में कर रहे हैं उसी तरीके उसी थीम पे ये काम करता है। प्राथमिकता विकलांग व्यक्ति जो है, वरिष्ठ नागरिक है, ST SC OBC अल्पसंख्यक कैटेगरी के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता इसमें दिया जा रहा है। जो थोड़े से डाउन थ्रोडन है, स्ट्रीमलाइन करने के लिए सोसाइटी में उनको इनको प्राथमिकता प्रोवाइड की जा रही है। सुरक्षा और स्वामित्व के गौरव के साथ सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करवाना इस योजना का लक्ष्य है। इसमें इस योजना के 4 घटक हैं। ये 4 घटक आपको पता रहने चाहिए कौन से है। पहला है ISSR, मतलब स्व स्थानीय स्लम पुनर्विकास। इसमें क्या होगा? सरकारी अनुदान दिया जाएगा 1 लाख प्रति आवास को पुनर्विकास करने के लिए स्लम वाले एरियाज को। फिर क्या है? CLSS, क्या ये? ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना। इसमें 3 से 6.5% ब्याज सब्सिडी के माध्यम से 2.67 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। ये कितना परसेंटेज है? एक बार इसको आगे मैंने डिटेल में डिस्कस किया, वहां इसको मैं पता लगा लूंगा, थोड़ा सा इसको अभी एक बार आप छोड़ दो। फिर क्या है? AHP, मतलब भागीदारी में किफ़ायती आवास। क्या है? सरकारी अनुदान होगा 1.5 लाख रुपए का प्रति आवास, ताकि आप आवास ले सको और उसको बना के रह सको। फिर क्या है? BLC, ये क्या है? लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास के निस्तारण विकास के लिए क्या किया जाएगा? 1.5 लाख रुपए प्रति आवास सरकारी अनुदान दिया जाएगा। तो ये 1 2 3 4, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहला क्या था? स्व स्थानीय स्लम पुनर्विकास, पहला घटक। इसमें क्या होगा? इसके तहत निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके पात्र झुग्गी निवासियों के लिए बनाए गए सभी घरों के लिए 1 लाख प्रति घर क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा, केंद्रीय सहायता दी जाएगी, ताकि झुग्गी झोपड़ी को जगह वो पक्का घर बना पाए। अन्य स्लम के पुनर्विकास के लिए इस केंद्रीय सहायता को उपयोग करने के लिए राज्यों शहरों को छूट या फिर ये छोड़ दीजिए, छूट ही जो है छूट प्रोवाइड की जाएगी। शहर या राज्य परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य मतलब प्रैक्टिकल बनाने के लिए अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर फर्श क्षेत्र अनुपात या हस्तांतरण विकास अधिकार प्रदान करते हैं। मतलब ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स एक प्रकार की इंडेक्स निकाली गई है जिससे लिवलीहुड आपकी है उसका मापन किया जाएगा कि किस आपकी क्या वार्षिक इनकम है और उस वार्षिक इनकम पे आपके घर का एरिया कितना है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो उस आधार पे फ्लोर स्पेस इंडेक्स निकाला जाएगा। तो इसी तरीके से निजी स्वामित्व वाली भूमि पर स्लम्स के लिए राज्य शहर अपनी नीति के अनुसार भूस्वामी को अतिरिक्त FSI या TDR प्रदान कर सकते हैं। स्टेट पे डिपेंड करता है कि अतिरिक्त लाभ देना चाहे तो लाभ दे सकता है। तो ये होगा हमारा पहला जो पैरामीटर। दूसरा है ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना। इसमें क्या होगा? आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, ठीक है, मध्यम आय वर्ग फर्स्ट वाले, मध्यम आय वर्ग सेकंड वर्ग वाले, इस तरीके से कैटेगरी रखी गई है। ये क्या करेंगे? अगर ये मुख्य बात ये है कि भाई अगर ब्याज लेना है तो 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक की ऋण राशि अगर लोगे आप तो 6.5%, 4 और 3% तक आपको सब्सिडी दी जाएगी। जो मैं आपको ये बता रहा था, ये क्या है? 3 से
6.5 है, ये जो अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था इसमें। 3% से 6.5% तक सब्सिडी दी जाएगी। मंत्रालय ने आवास और शहरी विकास निगम हुडको, राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोडल एजेंसी इसमें बनाया। तो इस घटक की नोडल एजेंसी ये 3 है, इसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एलिमेंट की। फिर सीएलपी पोर्टल बनाया गया है ने सीएलएसएस घटक के, ये सीएलएसएस घटक है जो हम बात कर रहे हैं। सीएलएसएस घटक के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा ये पोर्टल, और जिसमें मंत्रालय द्वारा शिकायतों को कम करने की सुविधा दी गई है। अब ये जो है, ये देखिए, ये 6.5%, 3% से लेके 6.5% आपको कैसे, अगर आपने वार्षिक पारिवारिक आय आपकी ये है और आप ऋण राशि जो आपकी है यहाँ तक एलिजिबल हो भाई आपकी, ये आप देखिए मीडियम इनकम ग्रुप सेकंड में आप आते हैं, आपकी फैमिली इनकम इतनी है, ठीक है, तो आप इस एरिया का 200 वर्ग मीटर तक का जो है घर बना सकते हैं और 12 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा, और इसमें आपको इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी मिलेगी, 3% की, ठीक है। तो ये इस प्रकार की स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है ये जो है ये डेटा आप याद कर लेना कि 3 से लेके 6.5% और 6 लाख से 12 लाख तक इसका लाभ मिलता है, और 30 से लेके 200 स्क्वायर मीटर के जो है एरिया आपको घर बनाने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर है भागीदारी में किफ़ायती आवास एएचपी, और ये चौथा, ये 4 हो गए इसके। एएचपी के तहत क्या करेगी कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता के रूप में 1.5 लाख प्रति ईडब्ल्यूएस जो है ईडब्ल्यूएस के लोगों को 1.5 लाख रुपए प्रति आवास सहायता दी जाएगी। एक किफ़ायती आवास परियोजना विभिन्न श्रेणियों के लिए घरों का मिश्रण हो सकती है, ठीक है। किफ़ायती आवास योजना है वो डिफरेंट श्रेणियों के लिए घर का एक मिश्रण हो सकती है। कहना ये चाह रहा है कि अलग अलग कैटेगरियों में जो है घरों का मिश्रण हो सकती है, परंतु केंद्रीय सहायता की पात्रता के लिए परियोजना में कम से कम 35% आवास जो है ईडब्ल्यूएस श्रेणी का जो है होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कितना मिनिमम होना चाहिए, 35% आवास ईडब्ल्यूएस श्रेणी में होना चाहिए। राज्य और संघ शासित प्रदेश ईडब्ल्यूएस आवासों के विक्रय हेतु अधिकतम मूल्य निर्धारित करते हैं ताकि अभ्यर्थियों के लिए उन्हीं किफ़ायती और सुलभ बनाया जा सके, कोई इशू नहीं है इसमें। राज्य और शहर अन्य रियायतें जैसे कि उनका ऋण या सस्ती दर पर जमीन स्टाम्प शुल्क में छूट प्रोवाइड करते हैं। भाई ये सब तो जैसे थ्योरी हो गई, बस थ्योरी वाली पार्ट है यार, ये अच्छा करते हैं वो अच्छा करते हैं, सब तरीके स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होती है। ये फैक्ट ये याद रहना चाहिए, 1.5 लाख रुपए प्रति ईडब्ल्यूएस। और यहाँ पे भी ये देखो, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण विस्तार BLC एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 1.5 लाख रुपए प्रति ईडब्ल्यूएस आवास को केंद्रीय सहायता प्रोवाइड की जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना और भवन निर्माण योजना को प्रमाणित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ताकि भूमि के स्वामित्व और आर्थिक स्थिति एवं पात्रता जैसे अन्य विवरणों का पता लगाया जा सके। ये पता लग गया तो फिर प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से कितने की मदद मिलेगी, 1.5 लाख रुपए की। तो इस फैक्टर में भी 1.5 लाख रुपए, इस फैक्टर में भी 1.5 लाख रुपए की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। अब हमारी लास्ट जो स्कीम है वो है अमृत स्कीम। ये क्या है, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत मिशन। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरों में जो परिवार है उनको बुनियादी सेवाएं देना, जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, और इसके साथ इसको मुहैया कराने के साथ अवसंरचना जो है उसका सृजन करना, और इसके तहत जो है यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन। देखिए, जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन ये दो इसके मेन एलिमेंट, हालांकि दूसरे भी है इसमें, पर मुख्य ये दोनों है, जल आपूर्ति और सीवरेज। इनको सुलभ उपलब्ध करवाना है। हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान अर्थात पार्क, जो पार्क डेवलप किए जा रहे हैं नए नए एरियाज में, उनका जो फंड है वो किस में आएगा, अमृत मिशन के अंडर ही दिया जा रहा है शहरों में विकास करने के लिए, ये आप ध्यान रखना। गैर मोटरीकृत वाहन जो है, जैसे साइकिल चलाना, पैदल चलना के लिए सुविधाओं का निर्माण, जैसे कि भाई आपको फुटपाथ बनाना हो गया, फिर यहाँ पे हमारे जो सड़कों का जो सिस्टम है, चाहे वो क्रॉसिंग का सिस्टम हो, फुटपाथ का सिस्टम हो, इस तरीके का डेवलप करना कि स्मार्ट सिटीज़ का जो कंसेप्ट है उसकी अवधारणा को पूर्ण करेगी।
फिर मिशन का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जल आपूर्ति और सीवरेज, ये मैंने आपको दोनों यहाँ स्टार किए हुए हैं। इसके और भी है लेकिन प्राथमिक ही है। सभी को सेवाएं प्रदान करने के बेंचमार्क का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद क्रम दर क्रम प्रक्रिया का अनुसरण करके अन्य बेंचमार्क जो है उनको लक्ष्य बनाया जाएगा। जैसे पहला ये हो गया, इनके बेंचमार्क डिसाइड करके इनकी लक्ष्य पूर्ति करेंगे, फिर जो आगे वाले लक्ष्य है उनके बेंचमार्क बना के उनका लक्ष्य पूर्ति करेंगे। बेंचमार्क प्रदान प्राप्त करने की ऐसी जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटलिज्म। इंक्रीमेंटलिज्म। अब पूछ दे भाई इंक्रीमेंटलिज्म क्या है, तो क्या है, बेंचमार्क बना बना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसको इंक्रीमेंटलिज्म बोलते हैं। अब देखो, पहले शहरी विकास मंत्रालय परियोजना दर परियोजना स्वीकृति प्रदान करता था। अमृत में अब इसे क्या कर दिया, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष में एक बार राज्य के वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन द्वारा प्रतिस्थापन किया गया है। मतलब अब पैसा एक बार देगा राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी राज्य को अपने स्तर पर परियोजनाओं को स्वीकृत करने की पावर दी गई है। अब वैसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी भाई आप यहाँ पे 10 पार्क बनाओ, हालांकि जरूरत वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की है, तो राज्य सरकार के जो स्थानीय निकाय है उनको पावर दी गई है कि आप मास्टर प्लान आप बनाओ कि यहाँ पे आपको पार्क चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, पेड़ पौधे उगाने हैं, लाइटिंग चाहिए, क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको अमृत मिशन में पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। परियोजना जो है लोकल स्तर की स्थानीय निकाय की होगी। इस प्रकार अमृत राज्यों को परियोजना के आयोजन की क्रियान्वयन में क्या है, राज्य के समान भागीदार बनाता है, यानी सहकारी एकीकरण। सहकारी एकीकरण मैं कहूँ तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अगर मैं बात कहूँ तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना है वो इसमें झलकेगी। मिशन को सफल बनाने के लिए सुदृढ़ संस्था, ये थोड़ा सा एक साथ है, संस्थानिक संरचना का मूल आधार है, किस किस तरीके से जो है ये काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में इसके कौन कौन से है वो भी मैं बता देता हूँ। ये थ्योरी तो हमने इसमें देख ही ली है। हाँ, ये मिशन के जो घटक है ये घटक देख, दो तो मैंने आपको बता दिए, जल आपूर्ति और सीवरेज मेनली तो इस पे काम करता है, मेजर फोकस इस पे है। अगर पूर्ण हो जाते हैं तो फिर वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क बनाने वाले जो है। तो कोई आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ ले कितने घटक है, इसके 5 घटक है। कौन से 5 घटक, ये 5 के 5 रटे हुए होने चाहिए आपके। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अमृत योजना के दूसरे चरण का जो है केंद्र सरकार ने 3530 करोड़ रुपए मिलेंगे दूसरे चरण में, ठीक है, जिसमें से ये स्टेट का हिस्सा होगा और ये सेंटर का हिस्सा होगा 45-55। इस राज्य का उपयोग केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश में देखो पेयजल और सीवरेज सिस्टम पहली प्राथमिकता और दूसरी ये दोनों पे काम चल रहा है अभी। दूसरे चरण में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में कौन कौन से पेयजल और ये सीवरेज ये दोनों पे काम करेंगे। और पहले चरण में अपने को कितने मिले थे, 1541 रुपए। दूसरे में कितने मिल रहे हैं, 3530 रुपए। ये ध्यान रखना, पहले चरण में कितने मिले थे, 1541 रुपए मिले थे करोड़ रुपए, और दूसरे में 3530 करोड़ रुपए अपने को मिल रहे हैं। राजस्थान के 29 ये शहर है जिसको अमृत योजना में इंक्लूड किया गया है। इस योजना में राज्य और केंद्र द्वारा साझा की गई है, जो 50% राज्य, 30% जो अर्बन लोकल बॉडी है, 50% जो है केंद्र का हिस्सा, 30% राज्य का हिस्सा और 20% लोकल बॉडीज का इसमें हिस्सा मिलेगा। और जिन राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर, मतलब राज्यों के जिन शहरों की जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे अधिक है, वहाँ भारत सरकार, राजस्थान सरकार और यूएलबी तीनों की जो है 33-33, इनकी जगह ये नहीं होगा, तीनों की 33-33% जो है भागीदारी होगी। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने आरओ और ईओ, आरओ की ईओ की जो स्कीम्स थी, सारी 8 स्कीम को हमने डिटेल स्टडी की है, डिटेल स्टडी किया। अब इसकी जो है ये पीडीएफ और अलावा जो एक्स्ट्रा एडिशनल पीडीएफ है वो मैं ना इसके लिंक में डाल दूंगा। एक चीज़ की गारंटी मैं ये दे देता हूँ कि ये अगर आपने पढ़ ली और इनको नोट डाउन कर लिया, या मेरे वाले जो मैं डाल रहा हूँ इसको प्रिंट आउट निकाल के अंडरलाइन कर लो, 2-3 बार वीडियो देख लेना और 5-7 बार उसको मल्टीपल रिवाइज कर लेना। योजना में क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये बात फिक्स है, और दूसरी ये बात फिक्स है कि इसके अंदर से आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना डिटेल में जाके मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है। हर योजना के घटक तक मैंने आपको बता दिया है, उन घटक में भी जो सब कंपोनेंट्स है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इससे ज़्यादा योजनाओं में आपसे नहीं पूछेगा ईओआरओ में। सो ईओआरओ की योजनाओं का चैप्टर था। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले सेशंस में और वीडियो लाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे।
शानदार तरीके से तैयारी करो, बढ़िया ईमानदारी तरीके से तैयारी करोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा, सिलेक्शन आपका एकदम पक्का है। ईमानदारी से करो, जो पढ़ा रहा है उसमें आस्था रखो। अगर आपको पढ़ाने वाले में आस्था नहीं है तो उससे मत पढ़ो, किसी और से पढ़ लो। जिससे पढ़ रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस रखोगे ये बंदा पढ़ा रहा है, रिसर्च करके आया है और अच्छे से पढ़ा रहा होगा, मेरे को इस पर पूरा विश्वास है, तब तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। बाकी और कोई इशू नहीं है, आराम से आप अपनी तैयारी जारी रखें, मैं आगे वाला मैटर लाता रहूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।